ओके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ग्रेड 12 की। तो लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर टॉपिक स्टार्ट किया था। कैपेसिटेंस जो मैंने थोड़ा सा बताया था, मैं उसे फिर से बता देता हूँ। कोई भी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करके रखता है उसे कैपेसिटर कहते हैं। तो कोई भी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करके रखता है उसे कैपेसिटर कहते हैं। तो वैसे तो कोई भी बॉडी कैपेसिटर की तरह काम कर सकती है, लेकिन तो कोई भी मेटल की बॉडी एज अ कैपेसिटर काम कर सकता है। जैसे मान लो हमारे पास एक मेटल का सफियर है जिसका रेडियस आर है। तो ये मेटल का सफियर है, कोई भी हो चलेगा, सॉलिड या होलो। तो ये कैपेसिटर का काम कर सकता है। तो जब हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी से इसे चार्ज देंगे तो वो चार्ज इसकी सरफेस पे बैठना शुरू हो जाएगा, होल्ड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो एक चार्ज होल्डर होल्डिंग कैपेसिटर बन जाएगा। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जैसे जैसे हम एक बॉडी को चार्ज देते हैं वैसे वैसे उस बॉडी का पोटेंशियल रेज्ड होता है, यानी कि पोटेंशियल रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज हेल्ड, जितना वो चार्ज पकड़ के रखा है, राइट। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया था कि चार्ज, मान लो एक आदमी के पास जितना मनी आता जा रहा है और पोटेंशियल उसकी पावर है, तो जितना पैसा आता जाता है उतनी उसकी पावर बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही पोटेंशियल रेज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहां से जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ओपन करते हैं तो एक कांस्टेंट होता है जिसे हम 1/c बोलते हैं। तो यहां से ये पहला फार्मूला बन गया कैपेसिटर का कि एक डिवाइस पे जो वो चार्ज होल्ड करके रखता है वो होता है Q इज इक्वल टू CV। इसमें C जो है उसको कहते हैं कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर, जिस कंडक्टर को हम एज ए चार्ज यूज करें, कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर। इस कैपेसिटेंस वैल्यू का जो SI यूनिट है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं वो है फैरेड, जिसे कैपिटल लेटर F से डिनोट करते हैं। लेकिन हम इसके स्मॉलर यूनिट्स भी लेते हैं क्योंकि 1 फैरेड काफी बड़ा यूनिट है चार्ज का। तो हम इतना चार्ज कोई कैपेसिटर होल्ड नहीं कर सकता है, तो हम छोटी वैल्यू की कैपेसिटेंस वैल्यू देखते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड जिसमें 10⁻⁻6 फैरेड होते हैं, नैनो फैरेड जिसमें -9 फैरेड के इक्वल होता है, और पिको फैरेड जिसमें -12 फैरेड के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम एक कैपेसिटेंस वैल्यू को मेजर करते हैं। फिर मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि मेटल सफियर अगर एक आइसोलेटेड सफियर है तो उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू आप इस फार्मूले से देख सकते हो कि एक आइसोलेटेड सफियर की कैपेसिटेंस वैल्यू इज 4πE0 इनटू कैपिटल R। इसमें R ऑफ कोर्स उसका रेडियस होगा, और 4πE0 तो आपको पता ही है कांस्टेंट होता है। अब एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो क्या कि हम एक सफियर ना लेकर दो कंसेंट्रिक सफियर लेते हैं। लेटर से अंदर वाले सफियर का रेडियस स्मॉल r है और बाहर वाले सफियर का रेडियस कैपिटल R है। हम इनर सफियर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं और आउटर सफियर की आउटर बाउंड्री को अर्थिंग कर देते हैं, उससे इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाती है। इसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। तो किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस वैल्यू होती है वो फार्मूला भी आपको बिना प्रूफ के याद रखना है। उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू का फार्मूला होता है 4πE0 कैपिटल R स्मॉल r ओवर कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ये फार्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, और ऊपर जो हमने फार्मूला लिखा था वो था कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड सफियर। ये दोनों आपको लर्न रखने हैं।
फिर मैंने आपको बताया था कि एक और टाइप का कैपेसिटर होता है जिसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक्चुअली में दो प्लेट्स होती हैं रेक्टेंगुलर। तो इसमें ऐसे दो प्लेट्स होती हैं और उन दो प्लेट्स के बीच में कुछ गैप होता है। जब हम इसे चार्जिंग पे लगाते हैं तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और दूसरी प्लेट के अंदर वाली सरफेस नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो लेट अस से हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ दिया और वो बैटरी से चार्ज सप्लाई कर दी, तो इससे ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें हमने कैपिटल ए लिया है एरिया ऑफ ईच प्लेट, कि जितना एरिया है हर प्लेट का, और डी उसमें प्लेट सेपरेशन। अब हम इसके कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव भी करेंगे क्योंकि ये कोर्स में है। अब जब हम इसे चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग से क्या होगा, जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा तो इनका पोटेंशियल भी रेज होता जाएगा। मान लो ये वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट V वोल्ट पे आ गई और नेगेटिव प्लेट की आउटर एज 0 वोल्ट पे, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल को हमेशा 0 वोल्ट लेते हैं। तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट A पे V वोल्ट और नेगेटिव प्लेट B पर 0 वोल्ट। और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी बिटवीन द रीजन ऑफ द टू प्लेट्स। तो मान लो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है दोनों प्लेट के बीच में जो पैदा हो रही है। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी दो पैरेलल प्लेट्स को रख दिया जाता है तो द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बिटवीन द टू प्लेट्स विल बी, तो वो कितनी होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट होती है सिग्मा बाय E नोट। इसमें सिग्मा कहलाता था सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम चार्ज पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं हर प्लेट पे, और E नोट तो आपको पता ही है कांस्टेंट है। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती थी। और अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से एक रिलेशन हमने डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ dV बाई dr होता है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह माइनस ऑफ dV बाई dr लिख सकता हूं। माइनस dV मतलब जो प्लेट में डिफरेंस है पोटेंशियल का। अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि नेगेटिव प्लेट 0 वोल्ट पे है और पॉजिटिव प्लेट V वोल्ट पे है, तो इनमें जो dV हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो 0 माइनस V वोल्ट का हो जाएगा। और dr मतलब इनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसे मैंने d लिया है। तो ये dr के जगह मैंने नेक्स्ट स्टेप में d पुट कर दिया और dv के जगह 0 माइनस V वोल्ट। राइट साइड में सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया को बोलते हैं। तो अगर मैं सिग्मा को, जिसे चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, उसे Q बाय A रिप्लेस कर दूं तो राइट साइड में आ जाएगा Q बाय E नोट A, राइट। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये दो माइनस साइन प्लस में बदल जाएंगे। V बाय D इज इक्वल टू Q। अब Q एक प्लेट कितना चार्ज होल्ड करके रखती है, अभी मैंने ऊपर भी बताया इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि एक प्लेट कितना चार्ज होल्ड करके रखती है, वो उसके C इंटू V का प्रोडक्ट होता है। तो जो पॉजिटिव प्लेट है वो कितना चार्ज होल्ड करके रखेगी, होगा Q इज इक्वल टू CV। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने Q की जगह CV रिप्लेस कर दिया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ये V से V कैंसिल हो रहा है, तो हम यहां से C को अलग कर लेंगे बाकी वेरिएबल से। तो ये हमारा अब फार्मूला डिराइव हो गया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस वैल्यू है विद एयर गैप, क्योंकि इन दोनों प्लेट में कुछ भी नहीं है, एयर गैप है, तो ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट विद एयर गैप। तो अगर
दो प्लेट के बीच में एयर गैप हो तो जो कैपेसिटेंस वैल्यू बनती है उसका ये एज अ फार्मूला बन जाएगा। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा और डिराइव भी करना आ सकता है। तो उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू होती है ई नॉट ए बाई डी। कैपिटल ए यहाँ पे एरिया ऑफ ईच प्लेट है और स्मॉल डी उनके बीच में डिस्टेंस है या सेपरेशन। तो ये हमने डिराइव कर लिया। इसके आगे चलते हैं, अब हम फिर से कैपेसिटेंस वैल्यू निकालेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ कंडक्टिंग स्लैब। अब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि क्या हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं बाय इंसर्टिंग अ कंडक्टिंग स्लैब। कैसे, इसको हम डायग्राम बनाकर समझेंगे। जैसे मान लो ये हमारे कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, राइट। अब और इस प्लेट्स के बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर दिया। पूरे रीजन में नहीं इंसर्ट किया, थोड़ी सी जगह घेर रहा है। तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, यानी कि जब इसे चार्ज करेंगे तो इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसके लिए हमें कोई बैटरी लगानी पड़ेगी। और ये वाली प्लेट के इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। नेगेटिव प्लेट के आउटर एज को जल्दी हम अर्थिंग की होती है, पॉजिटिव प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है। तो हम वही ले लेते हैं कि दोनों प्लेट के बीच में गैप डी था, लेकिन जो हमने कंडक्टिंग प्लेट इंसर्ट की है उसकी थिकनेस टी है। तो हमने एक टी थिकनेस की कंडक्टिंग प्लेट को इस पैरेलल प्लेट की दो प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया है, जैसे आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है। अब इससे देखते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस पे क्या चेंज होगा। अगेन क्योंकि नेगेटिव प्लेट अर्थ किया हुआ है तो उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा और पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो चुका है, तो जिसके कारण मान लो उसका पोटेंशियल बिल्डअप होकर V वोल्ट हो चुका है। तो पॉजिटिव प्लेट V वोल्ट पे आ चुकी है और नेगेटिव प्लेट 0 वोल्ट पे। अब क्योंकि हम पिछले चैप्टर्स में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। इस कंडक्टर की आउटर सरफेस पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट के नियर है, और ऐसे ही इस कंडक्टिंग प्लेट के राइट साइड पे आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट के नियर है। तो ये इंड्यूस चार्ज हो गए। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन वो सिर्फ इस रीजन में एग्जिस्ट करेगी, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, बिटवीन द गैप, जिस गैप में वो कंडक्टिंग स्लैब नहीं आ रही है। तो ये मैंने दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगी लेकिन सिर्फ इस जगह पर एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो सिर्फ यही एक ऐसा गैप है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट करेगी। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब फिर से देखते हैं कि इन दोनों प्लेट्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, dV। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा -E.dr। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये उसी फार्मूले को थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड -dV/dr होता है,
तो वहीं से हम dv को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ई डी और डी आर लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब जैसे मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव प्लेट 0 वोल्ट पे है, पॉजिटिव प्लेट V वोल्ट पे है, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस V हो जाएगा, माइनस एंड राइट साइड में। अब ई नोड है, लेकिन जिस डिस्टेंस में वो ई नोड है वो सिर्फ d माइनस टी डिस्टेंस में, और अगर हम t थिकनेस की बात करें वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो जैसे आप डायग्राम से देखो कि इस t थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नोड लगेगी वो सिर्फ इस d में से t जो डिस्टेंस बचेगा, यानी कि ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, यानी कि जो गैप है कंडक्टिंग स्लैब और प्लेट्स के बीच में, सिर्फ वहां एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उनका डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस टी। तो ये मैंने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसे माइनस v इज इक्वल टू माइनस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन वही फार्मूला कि दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो सिग्मा बाय ई नोट होती है। तो ई नोट की जगह आ सकता है सिग्मा बाय ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस 0 इंटू टी, तो 0 ही होगी। नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि आप देख रहे हो माइनस से माइनस कट जाएगा, v बराबर आ जाएगा सिग्मा। अब सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो हम सिग्मा की जगह q बाय ए लिख सकते हैं। ये हमने पिछले उसमें भी किया था, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया को बोलते हैं। तो सिग्मा की जगह q बाय ए आ गया, और q cv के बराबर होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जो चार्ज कोई एक प्लेट हेल्ड करके रखेगी वो C और V का प्रोडक्ट होता है, जो उस प्लेट का पोटेंशियल है इनटू जो चार्ज की वैल्यू Q इज इक्वल टू CV। अब नेक्स्ट या यूं को लास्ट स्टेप में जैसे आप देख रहे हो V से V कैंसिल हो रहा है, तो हम यहां से C को बाकी वेरिएबल से अलग कर लेंगे। तो अगर मैं C को बाकी वेरिएबल से अलग कर लूं तो ये हमारा एक नया फार्मूला डिराइव हो गया कि उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस वैल्यू होती है किसी कंडक्टिंग स्लैब रखने पर बीच में, वो इस फार्मूले से देखी जाती है। तो कैपेसिटेंस विद द कंडक्टिंग स्लैब कितनी हो जाती है, ई नोड ए ओवर डी माइनस टी, राइट। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब क्लियरली हमने इस तरह करने से कैपेसिटेंस बढ़ा ली, क्योंकि जो कैपेसिटेंस कंडक्टिंग स्लैब का आंसर आ रहा है वो ग्रेटर देन होगा कैपेसिटेंस विद एयर गैप, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर स्मॉल d था, इसका डिनोमिनेटर d माइनस टी हो गया, पहले से कम हो गया। जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक मेटल कंडक्टर डालने पर हमने उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा लिया, तो इसे कहते हैं कैपेसिटेंस विद द कंडक्टिंग स्लैब। इस डेरिवेशन के भी हर स्टेप को आप देख लेना और समझ लेना। ओके, इसके बाद हम थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं और फिर वो कैसे बिहेव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड its behavior in electric field, क्योंकि हम कुछ समय के बाद एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें उसका बारे में स्टडी होना चाहिए। तो पहले तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, दोज मटेरियल्स which are insulators, that is do not allow charge to flow through it। तो
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वैसे तो सिंपल इंसुलेटर होते हैं, यानी कि अपने में से चार्ज को फ्लो नहीं करने देते। हाउएवर these materials can allow the electric field to pass through it, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में से ये फिर भी कुछ हद तक पास करने को अलाउ कर देते हैं। ऐसे मटेरियल को डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइका, एक माइका की शीट होती है जिसे हम सनमाइका भी कहते हैं। तो माइका, ग्लास, पेपर, ये जो मटेरियल है इन्हें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो नॉर्मली इंसुलेटर है लेकिन अपने में से इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने देता है, उसे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये इनमें क्या चेंजेस होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में से पास करने देते हैं। हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मान लो ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक स्लैब है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अंदर से देखें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब उन मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है वो एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहा होता है, उनमें कोई गैप नहीं होता है। तो ये मैंने एक डायग्राम दिखाया है जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है। तो ये हमने इस फिगर में क्या दिखाया है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल with non-polar molecules। यहाँ पे ब्रैकेट में हम ये भी बताते हैं नॉन पोलर क्या होता है। नॉन पोलर मीन्स when positive and negative charge coincide at same point, यानी कि वो अलग नहीं होते हैं, वो एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहे होते हैं, राइट। ये तो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर होता ही है। अब हम देखेंगे कि अगर इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। तो मैं एक दूसरी डायग्राम बनाऊंगा जिसमें हम फिर से वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दिखाएंगे, लेकिन अब उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये मान लो हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी जिसमें वो अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है। तो हमारा ये जो ई नोड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूज कर ली। अब जब हम इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेच हो जाएंगे और इनके स्ट्रेचिंग से क्या होगा, अब इनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं वो थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि ये ओवल हो गया। तो आप ध्यान से देखो, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेच हो गए और उनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अब एक दूसरे से थोड़ा सेपरेट हो गए, यानी कि वो नॉन पोलर से पोलर मॉलिक्यूल्स में बदल गए। उनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो उसके और ऐसे मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
तो आप देख, तो इस फिगर में दिखाया गया है कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम प्लेस कर दें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, then molecules get stressed, तो उसके मोलिक्यूल खिंच जाते हैं and becomes polar molecules, तो वो पोलर मोलिक्यूल्स बन जाते हैं, यानी कि उनमें डाइपोल्स आ जाते हैं, डाइपोल्स हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब इससे क्या होगा, अगर हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाले रीजन की बात करें, वहां पे तो फिर भी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज रह गया और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज रह गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, जिसके कारण इस डाइलेक्ट्रिक में अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है। तो मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन के कारण बनी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, वो ईपी बनी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पहले से डाइलेक्ट्रिक में से पास हो रही थी। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, ई नोड माइनस ईपी। यहां पे ईपी रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ड्यू टू पोलराइजेशन, कि जब उसके मॉलिक्यूल पोलराइज हुए तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और इसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हो गई। और ई नोड क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रही हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और ईपी भी है, लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो ई नोड माइनस ईपी होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे ई नोड ईपी से बड़ा होगा, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी राइट साइड को जाएगी। तो इस तरह से उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जो मतलब थोड़ी सी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से तो कम हो जाती है, बट उसकी डायरेक्शन वही रहती है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, यानी कि राइट साइड को विद इन द डाइलेक्ट्रिक। तो ये इस तरह से ये बताता है कि क्यों एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं और वो अपने में से इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पास करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहलाता है कि हाउ डाइलेक्ट्रिक बिहेव्स व्हेन प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि अब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भी कैपेसिटर में यूज करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में यूज करके सीखेंगे। अभी आपने जितना आज मैंने कराया है थ्योरी का उसी को ही पढ़ना है, उसी को समझना है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, फार्मूलों को लर्न कर लेना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।